जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल को जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको आज हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, मुंबई में रियल एस्टेट क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए किस प्रकार की इमारतों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है? ए, सौर ऊर्जा आधारित इमारतें, बी, एआई संचालित हवादार सांस लेने योग्य इमारतें, सी, भूमिगत स्मार्ट इमारतें, डी, पूर्णतः रोबोट इमारतें। ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा एआई संचालित हवादार सांस लेने योग्य इमारतें। हाल ही में मुंबई में एआई संचालित सांस लेने योग्य इमारतों का पायलट प्रशिक्षण शुरू किया गया है और यह तकनीक वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए स्वतः नियंत्रित करती है, यानी स्वतः ही वायु की गुणवत्ता को निर्धारित करती है एआई आधारित बिल्डिंग्स में। और होता क्या है इसमें, तो अति सूक्ष्म कण जो होते हैं जिनका आकार PM 2.5 होता है, एक गैसों और सूक्ष्म जीव प्रदूषणों को कम करने पर केंद्रित है। और स्वस्थ भवन की अवधारणा शहरी रियल एस्टेट का नया मापदंड हो सकती है और एआई संचालित हवादार सांस लेने योग्य इमारतों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है मुंबई में। ये क्या होता है कि लोग, आपको पता है कि 90% समय कहाँ होते हैं, घर में होते हैं, इसलिए घर के अंदर भी हवा शुद्ध होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को शीघ्र लागू करने के हेतु किस अधिनियम से संबंधित संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बी, नारी शक्ति वंदन अभियान, सी, महिला सशक्तिकरण अधिनियम, डी, समान प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसका सही आंसर है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बनाया गया है और यह आरक्षण लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। परिसीमन का अर्थ होता है, एक शब्द आया यहाँ पर परिसीमन। परिसीमन का अर्थ होता है कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, साथ ही किसको कितना आरक्षण देना है ये डिसाइड की जाती है। अब लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 543 सीटें हैं लोकसभा में हमारे भारत में, और प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा की सीटें बढ़कर के कितनी हो जाएगी, तो 816 सीटें हो जाएगी नए प्रस्ताव के अनुसार। और आंकड़ा कहाँ से लिया गया है, 2011 की जनगणना से आंकड़ा लिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है। और फिर इसमें महिलाओं की सीट लगभग कितनी तय हो जाएगी, लोकसभा में लगभग 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी लोकसभा में, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? ए, 8 अप्रैल, बी, 9 अप्रैल, सी, 10 अप्रैल, डी, 11 अप्रैल। बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अधिक से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली अपडेट करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को क्रांति दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें 8 अप्रैल 1929 को एक ऐतिहासिक घटना घटी, क्योंकि उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हमारे देश के वीर सपूतों ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अब बम फेंकने का मकसद ये नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाना है या बाधा पहुंचाना है, इसका मकसद सिर्फ ये था कि ब्रिटिश सरकार के पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था जो भारतीयों के लगभग खिलाफ था। और इस पर्चे पर जिनने क्या लिखा था, 3 पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये ऐसे पर्चे बांटे गए थे और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए बम फेंका था। कहाँ पर, तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उन्हीं की याद में यह 8 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 अरब सागर में शुरू किया है? ए, अमेरिका,
बी फ्रांस, सी जापान, डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है फ्रांस। वरुण 2026 अरब सागर में शुरू किया गया और वरुण जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है, एक युद्धाभ्यास है और ये नौसेना मतलब जल सेना के बीच में यह युद्धाभ्यास किया जाता है। हिंद महासागर की रक्षा करना इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य है और यह अभ्यास कब से शुरू हुआ है तो 1993 से यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। अब युद्धाभ्यास की बात आई है तो 2026 में या हम किस देश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। हम भारत और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। भारत और रूस के साथ इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया जाता है। भारत और फ्रांस के साथ हम वरुण नामक युद्धाभ्यास करते हैं। आस इंडेक्स हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। जापान के साथ हम धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास करते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है और भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर्स नामक युद्धाभ्यास किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। हम नेपाल के साथ मिलकर के सूर्य किरण युद्धाभ्यास करते हैं और भारत और मालदीव मिलकर के एक्वेरियन युद्धाभ्यास करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास था जो हम विभिन्न देशों के साथ करते हैं। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस का मैप देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद रखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और वर्तमान प्रधानमंत्री है गैब्रियल एटल। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के पड़ोसी देश है स्पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दक्षिण की ओर है स्पेन। इटली आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूर्व की ओर है इटली। बेल्जियम आपको दिखाई दे रहा होगा। और जर्मनी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर पूर्व में जर्मनी है। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं, ये है स्विट्जरलैंड पूर्व में है। और साथ ही साथ बेल्जियम भी आप यहाँ देख सकते हैं, बेल्जियम के साथ भी अपनी सीमा बनाता है यह देश। तो फ्रांस से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि जब भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो उनके साथ हम स्टैटिक जीके और मैप रीडिंग आपको जरूर कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब करंट अफेयर में वो क्वेश्चन आते हैं और समसामयिक घटना में वो पॉइंट आता है या उस देश का नाम आता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियां विकसित करने हेतु उच्च स्तरीय विशेष कार्यबल STF का गठन किस संगठन ने किया है? ए भारतीय मौसम विभाग IMD, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, सी नीति आयोग, डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। इसका सही आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य संस्थान है। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। बात कर लेते हैं ICAR के अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। ICAR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में भारत देश के केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो कमेंट बॉक्स में पहला नाम टाइप करेगा उसका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। यह भारत की कृषि अनुसंधान एवं कृषि शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है और इसमें संगठन में फसल विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन, बागवानी से संबंधित अनुसंधान का कार्य किया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में युद्धाभ्यास चक्रवात 2026 भारत ने किस देश के साथ मिलकर के संपन्न किया जा रहा है? ए मिस्र, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी कतर। इसका सही आंसर है मिस्र। हम जो चक्रवात 2026 नामक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं मिस्र के साथ मिलकर के कर रहे हैं। इसे एक्सरसाइज साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत और मिस्र देश का संयुक्त युद्धाभ्यास है।
याद रखिएगा 2026 में जो यह युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, अभ्यास चक्रवात, यह इस प्रकार का चौथा संस्करण है। इसके पहले 3 आयोजित हो चुके हैं और आयोजन करने इस प्रकार होता है कि पहला एक देश करेगा, अगले बार दूसरा देश, पहले एक देश फिर दूसरा देश, अर्थात इस बार मिस्र ने किया है तो अगले बार हम भारत में होगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है अभ्यास चक्रवात का? इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में होने वाले अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना। और इस बार कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस बार मिस्र में आयोजित किया जा रहा है अभ्यास चक्रवात 2026। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बारी है उन महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास की जो हाल ही में 2026 में संपन्न हुए हैं। हमने भारत और किर्गिस्तान के साथ खंजर 2026 किया है। कहाँ पर किया है? असम में किया है। कब से कब तक संपन्न हुआ? तो 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ था यह खंजर युद्ध अभ्यास। किसके साथ किए थे हमने? किर्गिस्तान के साथ। 24 से फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया धर्म गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास। कहाँ पर किया गया? तो युद्ध अभ्यास किया गया उत्तराखंड के चौबीटिया में, यानी अर्थात हमारे देश भारत में उत्तराखंड राज्य के चौबीटिया में यह धर्म गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और सेशेल के बीच में लामितिये युद्ध अभ्यास हुआ जो कि 9 मार्च से 20 मार्च 2026 को संपन्न हुआ। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन चतुर्थ अर्थात साइक्लोन चतुर्थ, अभी जो मैंने बताया आंसर, साइक्लोन युद्ध अभ्यास जो कि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा, आयोजित हो रहा है। भारत और रूस की सेना के बीच में नौसैनिक अभ्यास हमने अभी बंगाल की खाड़ी में किया है, जिसमें हिंद महासागर को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हमने भारत और रूस के साथ नौसैनिक अभ्यास किया है और ये फरवरी 2026 में आयोजित हुआ। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण कुछ युद्ध अभ्यास थे जो कि 2026 में आयोजित हुए थे। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। 2 बार वही विकल्प समझ गया है तो आप यहाँ पर एक जगह मध्य प्रदेश समझ लीजिए। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक रेटिंग जारी की गई है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स, और इस इंडेक्स में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस सूची में गुजरात राज्य ने द्वितीय स्थान और राजस्थान ने तीसरा और मध्य प्रदेश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। और महाराष्ट्र को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने किसानों की फसल को बेचने के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार उपलब्ध कराए हैं, और इसी उपलब्धि के कारण नीति आयोग द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स में प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह है मुंबई। शीतकाल में, ठंड में नागपुर इसकी राजधानी मानी जाती है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। हाँ, अभी मुख्यमंत्री बदल गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात आई है महाराष्ट्र की, तो पड़ोसी राज्य आप देख सकते हैं गुजरात, उत्तर पश्चिम में गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं उत्तर में मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर पूर्व में तेलंगाना के साथ, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा के साथ यह अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब 2026 में जारी विभिन्न इंडेक्स एवं सूची देख लेते हैं। तो फिक्स्ड हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस चीज को याद रखिएगा। और भारत के राज्यों की GDP आर्थिक आकार 2026 सूची में महाराष्ट्र ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। इस प्रदर्शन रैंकिंग में 2026 में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ट्रेंड रैंकिंग, इस राज्य में तमिलनाडु ने ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट स्टेट फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2026 में कर्नाटक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स थे 2026 के। एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ उनके स्टैटिक्स जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, जिससे कि चीज़ें अगर रिलेटेड रहेंगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? ए 805, बी 500, सी 102, डी 508। इसका सही उत्तर है 508। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 स्टेशनों को पुनर्विकास करने की योजना बनाई है। और इसमें होगा क्या, तो इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जिस प्रकार से एयरपोर्ट में होता है उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर बनाई जाएगी इन 508 रेलवे स्टेशनों पर। और इसमें वर्ष 2026 में भारतीय रेलवे ने लगभग 99% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण कर लिया है। मतलब 99% जो छोटी लाइन थी उसको अब ब्रॉडगेज में बड़ी लाइन विद्युत लाइन में बदल दिया है। और याद रखिएगा, इस प्रकार भारत का दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क हमारा देश भारत में बन गया है। और केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए लगभग 2.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। अभी बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 2.7 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है। हाँ, मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में 1360 मीट्रिक टन का विशाल फ्री क्रॉप्ड बीम स्थापित किया जाएगा। ये भी एक परियोजना ही है। हाँ, रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। तो रेलवे से संबंधित है कवच, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बेंगलुरु। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 8 अप्रैल से 2026 तक आयोजित किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो यह इसका दूसरा संस्करण था। कभी कभी इसका विषय भी पूछ लेता है। तो अंतरिक्ष यान मिशन संचालन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु का विषय था स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। इस विषय के साथ बेंगलुरु में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान मिशन सम्मेलन। अब बात करते हैं 2026 में जो महत्वपूर्ण सबमिट हुई है कहाँ पर आयोजित की गई। चलिए, भारत में AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत का विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में एक QS इंडिया समिट हुई। यह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया। राजस्थान DG फिट TI ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो राजस्थान में। IEEE ICNDA 2026 सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। इंडिया ए कॉम 2026 सम्मेलन में किस राज्य में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इनोवेशन समिट इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ग्लोबल समिट ऑन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेशन एंड ग्लोबल मोबिलिटी स्टडीज 2026 यह गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट थे जो 2026 में आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ए सुबनसिरी, बी सियांग, सी दिहांग, डी लोहित। इसका सही आंसर है लोहित। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। नदी का नाम याद रखिएगा, लोहित नदी पर कलाई 2 परियोजना जल विद्युत परियोजना लागू की जा रही है। किस जिले में है? तो ये अंजा जिले में है। और अंजा जिले कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है।
और इस परियोजना के लिए जो बजट है लगभग 14,105.83 करोड़ रुपए। इसकी क्षमता क्या होगी तो 1200 मेगावाट होगी। छः प्लांट लगेंगे 190 मेगावाट के, और एक प्लांट लगेगा 60 मेगावाट का। और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 4,852.95 मिलियन यूनिट होगी प्रति वर्ष। लोहित बेसिन, लोहित नदी के बेसिन पर बनाया जा रहा है, इस चीज़ का याद रखिएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन, IMP लगा लीजिए इसको, क्योंकि ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी बिहार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर के पास में उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां पर दुर्लभ काले रंग का चीतल देखा गया है। ये आप देख सकते हैं, काले रंग का चीतल। और यह अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो आपको बता दूं, यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र के भंडारा जिले की पौनी तहसील में स्थित है। पौनी महाराष्ट्र की भंडारा जिले की पौनी तहसील, साथ ही नागपुर जिले का उमरेड तहसील और कुहू और भिवापुर इलाकों के आसपास क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और याद रखिएगा, उत्तर पूर्व में यह अभ्यारण्य बैनगंगा नदी और गोसे खुर्द बांध से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर के यह बहुत ही अच्छा प्राकृतिक और दुर्लभ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां पर हाल ही में काले हिरण को देखा गया, काले रंग का चीतल देखा गया है। हाँ, बैनगंगा नदी के किनारे का वन गलियारा इस अभ्यारण्य को ताडोबा अंगारी भाग अभ्यारण्य से जोड़ता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बैनगंगा नदी का जो वन गलियारा है इसको अंधारी बाग अभ्यारण्य से जोड़ता है। इसका नाम क्या है याद रखिएगा, इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, पौनी करहंडला वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में पोषण पखवाड़ा 2026 का मुख्य विषय क्या है? ए किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण, बी जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, सी वृद्धजन स्वास्थ्य सुधार, डी स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह 8वां पोषण पखवाड़ा है, देश में आयोजित 8वां पोषण पखवाड़ा है। और पोषण अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में देखा जाता है, ना कि सरकारी कार्यक्रम के रूप में। और जीवन के पहले 1000 दिन बच्चे के मस्तिष्क और शारीरिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी का विकास करने के लिए पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। हाँ, इसमें क्या होगा तो वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार 6 वर्ष की आयु तक की मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। चलिए ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLISFPI किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ए कृषि एवं किसान मंत्रालय, बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, और डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू किया है, और इसके लिए उन्होंने 9000 करोड़ से अधिक का संचयी निवेश हासिल किया है, जबकि निर्धारण 7000 करोड़ से अधिक है। इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो भारतीय खाद्य ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन करने वाली अग्रणी कंपनियों का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 6 वर्षों के लिए लागू की जा रही है। इन्हें इसको बढ़ा दिया गया है, 2027 तक होगी ये। चलिए अगला क्वेश्चन, TS वर्ल्ड 100 के रेस बेंगलुरु 2026 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए उसेन बोल्ट, बी नीरज चोपड़ा, सी ब्लेंका ब्लासिक, और डी सेली एन फ्रेजर प्राइस। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर है ब्लेंका ब्लासिक। TS वर्ल्ड 100 किलोमीटर रेस बेंगलुरु 2026 में आयोजित की जा रही है बेंगलुरु में। और यह कब से आयोजन होगा? 26 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन शुरू होगा
और इस इवेंट का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है ब्लेंका व्लेसिक। ब्लेंका व्लेसिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये है कौन? तो इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2016 रियो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था, जो कि एक रेसर है, रनर है। और इनका व्यक्तिगत स्कोर था 2.08 मीटर, जो क्रोएशिया का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। यह इवेंट प्रोकैम इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 किलोमीटर रोड रेस का आयोजन किया जाना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है फिटनेस और हेल्दी लाइफ को बढ़ावा देना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। चलिए, कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये रेस? TS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु में की जा रही है। और एम्बेसडर याद रखिएगा, ब्लेंका वालिसिक। चलिए, अगला क्वेश्चन। मेटा द्वारा सुपर इंटेलिजेंस लैब के तहत लॉन्च किया गया AI मॉडल मस्क स्पार्क मुख्य रूप से किस कार्य के लिए विकसित किया गया है? A, केवल गेमिंग के लिए। B, मेटा AI असिस्टेंट को पावर देने के लिए। C, केवल साइबर सुरक्षा के लिए। D, केवल डेटा स्टोरेज के लिए। इसका सही आंसर है मेटा AI असिस्टेंट को पावर देने के लिए। हाल ही में मोस स्पार्क को मेटा ने सुपरलिंक इंटेलिजेंस लैब के तहत विकसित किया है। और यह इसका मुख्य उपयोग होगा कि मॉडल फोटो से गैलरी अनुमान, वस्तु का विजुअलाइजेशन और प्रश्नों के उत्तर में देने में यह सक्षम होगा। अर्थात मेटा AI ने और अपने आप को उन्नत कर लिया है। और अभी यह फिलहाल मेटा AI की ऐप पर और वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेगा। आगे इसका भविष्य में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी लॉन्च किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यह सेवा मुफ्त रहेगी, लेकिन बाद में इसे पेड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मेटा के सहयोग के लिए बना है एक और मस्क स्पार्क। चलिए, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो ने आज अपने किस मिशन के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ का नया नक्शा जारी किया है? A, आदित्य L1, B, चंद्रमा 3, C, चंद्रमा 4, D, चंद्रमा 2। तो इसका सही आंसर है चंद्रमा 3। चंद्रमा 3 जो कि इसरो के द्वारा भेजा गया एक चंद्रयान है, इसने एक डेटा कलेक्शन किया है। और क्या कलेक्शन किया है? तो चंद्रमा होता है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर मिट्टी के नीचे बर्फ पाई गई है, कहीं कहीं छुपी हुई है। इसकी तस्वीर उसने साझा किया है। ठीक है, यह जानकारी से अब होगा क्या? तो इस जानकारी से चांद में इंसानों के बसने की जो जरूरतें हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। अब जहां बर्फ है तो वहां पर ऑक्सीजन और पानी तो होगा ही। इस अनुमान से अब चंद्रमा पर पर्यटन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 5 लाख मुफ्त बीमा की घोषणा की है? A, केरल, B, उड़ीसा, C, मध्य प्रदेश, D, कर्नाटक। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मछुआरों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त बीमा योजना की घोषणा की है, क्योंकि जब मछली मारने जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ कभी कभी मछली पकड़ते समय दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तो उनकी सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और याद रखिएगा, यह जो योजना है भारत सरकार की ही योजना है, मत्स्य संपदा योजना, जिसमें अब उड़ीसा ने भी इसकी घोषणा कर दी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? A, जर्मनी, B, फ्रांस, C, जापान, D, इटली। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। हाल ही में G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। कब से कब तक किया जा रहा है? तो 5 से 7 अप्रैल तक ये किया जा रहा है। और इस सम्मेलन को कहाँ किया जा रहा है? तो लियोन शहर है, फ्रांस का लियोन शहर में इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच इसका उद्देश्य है मानव, पशु, पौधे और पर्यावरण के स्वास्थ्य को जोड़ते हुए विकास करना। और इसमें याद रखिएगा, एक भी निर्णय लिया गया कि रोगाणु प्रतिरोध से निपटने पर विशेष ध्यान दिया गया। अब बात आई है G7 की। तो G7 के जो सदस्य देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका,
ये G7 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, यह सम्मेलन भविष्य की महामारियों की रोकथाम के लिए वैश्विक रणनीति बनाने पर केंद्रित है। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो लियोन शहर में, जो कि फ्रांस में है। कब का आयोजित किया गया? तो 5 से 7 अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में वन हेल्थ अप्रोच इस सम्मेलन का मुख्य विषय है। अगला, अब बात आइए फ्रांस की। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, फ्रांस एक यूरोपीय देश है और जिसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है इनुमेल मैक्रो। फ्रांस की प्रधानमंत्री है गैब्रियल अटल। फ्रांस की जो मुद्रा है वह यूरो है। और इसके पड़ोसी देश में है स्पेन। आप देख सकते हैं स्पेन, दक्षिण की ओर से स्पेन, इटली, ये देख सकते हैं दक्षिण पूर्व से इटली, और स्विट्जरलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्विट्जरलैंड है जो कि पूर्व से लगा हुआ है। बेल्जियम आप देख सकते हैं, बेल्जियम यहाँ लगा हुआ है उत्तर पूर्व में। और लग्जमबर्ग भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में पवन ऊर्जा क्षमता में कितना रिकॉर्ड जोड़ा? ए 4.10 गीगावाट, बी 5.625 गीगावाट, सी 6.05 गीगावाट, डी 7.50 गीगावाट। इसका सही आंसर है 6.05 गीगावाट। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा का क्षमता जोड़ी है, यानी पवन ऊर्जा से 6.5 गीगावाट पवन ऊर्जा इकट्ठा की है। और इस प्रकार देश में कुल पवन ऊर्जा उत्पादित जो क्षमता हो गई है 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। और एक चीज याद रखिएगा, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। अब इस राज्य की बात करें तो गुजरात भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य पर है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। और मुपंडल विंड फार्मा भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और मुपंडल विंड फार्मा की क्षमता लगभग 1500 मेगावाट है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा एकत्र करना। अब यहाँ पर एक आया है गैर जीवाश्म ईंधन, ये क्या होता है? तो आपको बता दें, जिनका पुनः उपयोग कर सकते हैं ऐसे गैस को गैर जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिमटेक ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित हरमेंस डायलॉग 6.0 डिबेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस संस्थान ने प्राप्त किया? ए फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सी IIM रोहतक, डी IIM अहमदाबाद। इसका सही आंसर है IIM रोहतक। हॉर्म्स डायलॉग 6.0 का आयोजन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया और यह बिमटेक का फ्लैगशिप इवेंट है, जिसमें PGDM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस के छात्र इसमें इकट्ठा हुए। इस वर्ष का विषय है ऊर्जा आत्मनिर्भरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित था। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें 12 देशों ने भाग लिया। याद रखिएगा कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया? तो इसमें 250 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसमें होगा क्या? तो इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन टेस्ट होंगे, केस स्टडी होगी और फाइनल डिबेट में आयोजित की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की टीम ने लेबरूम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है इस प्रतियोगिता में। दूसरे स्थान पर फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रहा है और तीसरे स्थान पर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में किस प्रतिष्ठित शोध पद के लिए चुना गया है? ए नोबल रिसर्च चेयर, बी UTORNL गवर्नेंस चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस, नासा चीफ साइंटिस्ट, MIT इनोवेशन फेलोशिप। तो इसका सही उत्तर है UTORNL गवर्नेंस चेयर फॉर क्वांटम डिवाइस। दीप जरीवाला को क्वांटम डिवाइस के लिए UTORNL गवर्नर की कुर्सी दी गई है।
और ये वर्तमान में टेनेसी विश्वविद्यालय और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के संयुक्त सहयोग से संचालित हो रहा है और ये जनवरी 2027 में अपना कार्यभार संभालेंगे। फोटो में आप देख सकते हैं दीप जरीवाला को, जो क्वांटम डिवाइस के लिए UTORNL गवर्नर की कुर्सी मिली है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न SAFF U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी चीन। इसका सही उत्तर है डी स्टूडेंट बांग्लादेश। हाल ही में अंडर 20 फुटबॉल टीम ने 3 अप्रैल 2026 को फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। विजेता कौन है? तो बांग्लादेश है और इसका उप विजेता कौन है? तो भारत है। आयोजित कहाँ किया गया? तो मालदीव नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला 0-0 में पेनल्टी में बांग्लादेश ने 4-3 से विजय रह गया। पेनल्टी से जीत दर्ज की गई और सबसे मूल्यवान जो खिलाड़ी रहे वो रहे ओमांग दोदुम, जो कि भारत के हैं और इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो चुना गया है वो है MD इस्माइल हुसैन, जो कि बांग्लादेश के हैं। याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अर्थात SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अर्थात SAFF, दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है और इसकी गठन कब किया गया? SAFF का तो 1997 में किया गया और इसकी जो राजधानी है ढाका है और वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के वो है सलाहुद्दीन। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में भू भारती पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भू अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल पुराने धरनी पोर्टल का ही उन्नत रूप है, इस चीज को याद रखिएगा। पुराना पोर्टल था धरनी, उसका नया वर्जन है भू भारती पोर्टल शुरू किया है। और इसमें क्या होगा? तो ऑनलाइन सेवाएं जैसे भूमि पंजीकरण, नामांतरण, अधिकार अभिलेख, ROR, 1B और जमीन के नक्शे देखना आसान हो जाएगा, आसानी से हम देख पाएंगे। क्या नाम है इसका? भू भारती पोर्टल है। किस सरकार ने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। अब बात आई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी और पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहाँ के राज्यपाल है CV राधाकृष्णन। मैप में आप देख सकते हैं तेलंगाना किस किस के साथ अपनी सीमा बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भीषण चक्रवात मैला वर्तमान में किस क्षेत्र में सक्रिय है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी सोलोमन सागर, डी दक्षिण चीन सागर। इसका सही आंसर है सोलोमन सागर। चक्रवात एक उत्पन्न हुआ है मैला, इसका नाम दिया गया है मैला और कहाँ पर उत्पन्न हुआ है? प्रशांत महासागर के सोलोमन सागर क्षेत्र में यह साइक्लोन पैदा हुआ है। और याद रखिएगा, इसकी जो हवा की जो गति है लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह तूफानों में एक श्रेणी होती है, तो यह लगभग 3 या 4th श्रेणी का तूफान माना जाता है। और इसका जो मुख्य स्थान था वह ऑस्ट्रेलिया और पंपुआ न्यू गिनी के बीच में माना जाता है, मैला तूफान का मुख्य केंद्र। हाँ, याद रखिएगा, भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात बनने के आसार पूरे हैं। अब इससे क्या होगा? तो लगभग 9 अप्रैल को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज, चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई, क्योंकि तूफान आएगा तो हवा का रुख तो बदलेगा ही और तांडव होगा। चलिए, नाम याद रखिएगा मैला। अगला क्वेश्चन, तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।